जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट IQ एजुकेशन स्वागत करता है आप सभी लोगों का। आशा करती हूँ आप सभी अपनी सफलता के प्रति लगातार समर्पित होकर प्रयासरत होंगे। पिछले दो अलग अलग वीडियो में हार्मोन और इंसुलिन के प्रति सामान्य समझ विकसित की थी। साथ ही हम इससे संबंधित PYQ और MCQ भी सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एंजाइम के प्रति सामान्य समझ विकसित करेंगे। साथ ही इससे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के PYQ और MCQ को भी सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह आइए शुरू करते हैं PYQ के साथ। आइए हम लोग एक PYQ को देखते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? क्षार, प्रोटीन, वसा, अम्ल। इसका जवाब हम आगे देखेंगे। बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या है? एक जैव अणु है। क्या है ये? जैव अणु है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। ये जैव अणु क्या है? वे अणु जो जीवित शरीर में पाए जाते हैं और शरीर के निर्माण, ऊर्जा नियंत्रण और कार्य में मदद करते हैं। ये क्या है? जैव अणु एक प्रकार का अणु है। क्या करता है? ये कहाँ पाया जाता है? जीवित शरीर में पाया जाता है। और ये करता क्या है? तो शरीर निर्माण, ऊर्जा नियंत्रण और कार्य करने में मदद करता है। उम्मीद है आप लोग जैव अणु समझ गए होंगे। अब बारी एंजाइम की। एंजाइम क्या है? वही स्रावी ग्रंथि या नलिका युक्त ग्रंथि का स्राव है। एंजाइम क्या है? वही स्रावी ग्रंथि का ये क्या है? स्राव है। इंग्लिश में से क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये क्या है? सेक्रेशन है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए काम कैसे करता है? ग्लैंड से निकलकर ये कहाँ चला जाता है? कार्यकारी अंग तक पहुँचता है। यानी कि जहाँ पर इस एंजाइम का कार्य होना है वहाँ पहुँचता है और ये काम करता है। किसके माध्यम से जाता है? ग्लैंड किसके जाता है? नलिका के माध्यम से। यानी कि वही स्रावी ग्रंथि को क्या होता है? नलिका होता है। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या होता है? डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट होता है। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ग्लैंड। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इसका एंजाइम का रासायनिक रूप क्या होता है। रासायनिक रूप क्या होता है? तो ये रासायनिक रूप से एंजाइम क्या है? कोलाइडी प्रोटीन्स है। क्या है ये? प्रोटीन्स है। उम्मीद है आपने जो PY को देखा था उसका आंसर मिल गया होगा। तो एंजाइम क्या है? रासायनिक रूप से क्या है? कोलाइडी प्रोटीन्स है। आइए समझते हैं कोलाइड क्या होता है। कोलाइड क्या होता है? वैसा मिश्रण कोलाइड क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? मिश्रण होता है जिसके बहुत छोटे छोटे अणु क्या होते हैं? द्रव में तैर रहे होते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? कोलाइड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। तो एंजाइम क्या होता है? ये जो एंजाइम क्या है? अधिकांशतः प्रोटीन्स होते हैं। इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और मुख्यतः ये पानी में घुले होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन्स होते हैं और मुख्यतः ये किस में घुले होते हैं? पानी में घुले होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोलाइडी प्रोटीन्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में सलाइवा। ये क्या हो गया? एमाइलेज नामक इससे क्या निकलता है? सेक्रेट होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आपके प्रश्न पत्र में जगह मिलती रहती है इसे भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो एमाइलेज है वो क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। और इसमें क्या होता है? क्या मिला होता है इसमें? 99% क्या होता है? पानी होता है। और क्या होता है इसमें? नमक और म्यूकस। क्या होता है बेटा? म्यूकस किसको बोलेंगे? चिकनाई वाला पदार्थ। म्यूकस किसको बोलेंगे? चिकनाई वाला
पदार्थ। अब बारी आ गई किसकी, आइए हम लोग समझते हैं अब किसको, राइबोजाइम को। क्या समझेंगे हम, राइबोजाइम को। राइबोजाइम में क्या होगा, RNA प्लस एंजाइम। क्या होगा इसमें, RNA प्लस एंजाइम। कुछ खास प्रकार का RNA, अब इसको राइबोजाइम इसको कहेंगे। कुछ खास प्रकार के क्या होते हैं, RNA होते हैं जो खुद ही एंजाइम के जैसा काम करने लगते हैं। ऐसे RNA को क्या कहेंगे हम, राइबोजाइम। ऐसे को क्या कहेंगे हम, राइबोजाइम। उदाहरण के रूप में, इस उदाहरण के रूप में लेंगे कोशिका के अंदर, कोशिका 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 के अंदर क्या होता है, जो राइबोसोम है, राइबोसोम है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर, कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है उसका जो आरएनए वाला हिस्सा होता है वो भी राइबोजाइम की तरह काम करता है। कौन, राइबोसोम का आरएनए वाला हिस्सा किसके जैसा काम करता है, राइबोजाइम के जैसा काम करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके चौथे गुण को। क्या जानते हैं, एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, रासायनिक क्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है। एंजाइम क्या करता है, रासायनिक क्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है, सिर्फ ये उत्प्रेरित करता है। क्या करता है, सिर्फ उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। अर्थात उत्प्रेरित का मतलब क्या हुआ, ये रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देता है, तेज कर देता है। ये क्या करता है, तेज करता है। क्या करता है, तेज करता है। उत्प्रेरित का अर्थ क्या हो गया, तेज कर देता है। क्या चीज तेज कर देता है, रासायनिक क्रियाओं को। क्या चीज तेज कर देता है, रासायनिक क्रियाओं को। इसकी भूमिका किसके जैसी है, हेल्पर की जैसी है। ओके, उदाहरण के तौर पर जब हम सूखी रोटी खाते हैं तो निगलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। जब इसको समझने के लिए आप उदाहरण लीजिए कि जब मान लीजिए हम कोई रोटी है, उसको जब हम खाते हैं तो क्या होता है, रोटी तो सूखी होती है, सूखी होती है ना जी, तो इसको हम निगल पाएंगे, नहीं निगल पाएंगे, निगलना मुश्किल होगा। तो जब हम रोटी को थोड़ी देर चबाते हैं पर, तो क्या होता है, चबाने पर क्या हो जाता है, जब उस रोटी को हम थोड़ी देर चबाते हैं तो चबाने पर क्या हो जाता है, वो मीठी लगने लगती है। क्योंकि लार सलाइवा का एमाइलेज एंजाइम जो होता है, सलाइवा के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये क्या कर देता है, स्टार्च को शक्कर में बदल देता है। समझ गए। और उसके बाद क्या हो जाता है, उसको हम आराम से निगल भी लेते हैं और रोटी हमको, सूखी रोटी मीठी भी लगने लगती है। तो क्यों मीठी लगने लगती है, क्योंकि स्टार्च को किस में बदल देता है, वो शक्कर में बदल दिया। कौन बदल दिया जी, सलाइवा का आया हुआ एमाइलेज। चलिए याद रखिएगा। तो यानी कि रासायनिक क्रिया को क्या करता है, ये उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि तेज करता है। दूसरा उदाहरण हम इसका ले सकते हैं, किसके बारे में, कैटालेज। ये भी एक उदाहरण ले सकते हैं। हालांकि इन सभी एंजाइम को हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के रूप में हम इम्पोर्टेंट एंजाइम्स को ही ले लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में कुछ याद रहे। तो यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में दूसरे एंजाइम को देखेंगे, कौन सा, कैटालेज। कैटालेज ये क्या करता है जी, हमारी सेल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सेल में पाई जाती है। और ये करती क्या है, यह हानिकारक जो हमारे बॉडी में H2O2 होता है उसको क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ क्या है, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या करता है, पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। H2O2 को क्या करता है, ये O2 को क्या करता है, ये पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। पहले क्या था, ये हानिकारक था, और इसको कौन बदल देगा, कैटालिस्ट बदल के क्या कर दिया, ये H2। तो ये कैटालिस्ट क्या किया है, इस हानिकारक पदार्थ H2O2 को बदल के क्या कर दिया है, ऑक्सीजन और पानी में बदल दिया। किस में बदल दिया है, पानी और ऑक्सीजन में।
ठीक, एक कैटालिज एंजाइम हजारों बार यह क्रिया कर सकता है। ये जो कैटालिज एंजाइम है ये क्या है, हजारों बार ये क्रिया कर सकती है और कैटालिज एंजाइम नष्ट नहीं होगा। कैटालिज एंजाइम क्या करेगा, ये क्रिया पानी H2O2 को पानी और ऑक्सीजन में हजारों बार बदल देगा, लेकिन कि कैटालिज क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है, इसका पांचवा गुण है ना। यह पहले की तरह बचा रहता है, इसलिए इसका फिर से प्रयोग किया जा सकता है, जबकि हार्मोन में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है एंजाइम खुद नष्ट नहीं होता है, बार बार काम करता है ना। अभी आपने दोनों उदाहरण से समझा है। तो एंजाइम क्या करता है, इसका छठा बात देख लेते हैं। एंजाइम रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाता, लेकिन खुद उस क्रिया में कभी भी खत्म नहीं होता। वह एंजाइम फिर से दूसरी समान क्रिया में भाग ले सकता है। ओके, एंजाइम क्या होता है, क्रिया से करके क्या होता है, गति को तो बढ़ा देगा, गति को ये बढ़ाएगा, लेकिन ये खुद समाप्त नहीं होगा। दूसरी समान क्रिया में ये फिर से भाग ले सकता है। मान लिया जाए लाल सलाइवा की सलाइवा सलाइवा में पाया जाने वाला जो सलाइवा में पाया जाने वाला जो एमाइलेज है, ये क्या करता है, एक ही स्टार्च अणु को बाद को तोड़ देता है, तब भी वह कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि फिर से दूसरे स्टार्च अणु पर ये काम कर सकता है। दूसरा, जब एक को तोड़ दिया ये एमाइलेज, तो फिर ये नष्ट नहीं होने वाला है, ये स्टार्च अणु चला जाएगा अपने काम पे, फिर दूसरा स्टार्च अणु को भी फिर यही क्या है, तोड़ सकता है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइम का अनुभार क्या होता है, इसके गुण जान लेते हैं। इसका क्या है, एंजाइम का अनुभार क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम अधिकतर क्या होते हैं, एंजाइम क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। और यह सैकड़ों हजारों क्या चीज से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, इसका आणविक भार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से इसका आणविक भार क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हजारों सैकड़ों एमिनो एसिड से मिलकर ये बना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका। हमारे शरीर में एंजाइम क्या होता है, हमारे शरीर में एंजाइम मुख्य रूप से पानी में घुले होते हैं। कहाँ घुले होते हैं, हमारे शरीर में एंजाइम किस रूप में है, तो भाई मुख्य रूप से पानी में घुले होते हैं। क्योंकि शरीर की अधिकतर कोशिकाएं और रक्त जल आधारित इक्वश माध्यम में ही काम करता है। क्या, हमारे शरीर को में होने वाली सारी क्रियाएं, लगभग अधिकतर क्रियाएं क्या होता है, जल आधारित माध्यम में ही काम करते हैं। किसमें, जल आधारित माध्यम में काम करते हैं। कुछ एंजाइम विशेष संरचनाओं के अंदर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के एंजाइम और लाइसोसोम पाचन एंजाइम। ये सीधे तेल या शुद्ध वसा में घुलकर कार्य नहीं करते, बल्कि जल आधारित वातावरण में ही सक्रिय रहते हैं। वहां पर भी क्या होता है, जल आधारित वातावरण ही होता है वहां पर भी। इसीलिए हमारा शरीर क्या है ना, 60 से 70% पानी से बना है। किससे बना है, पानी से बना है। और इसलिए हमारे शरीर की ज्यादातर रासायनिक क्रियाएं किस माध्यम से होती है, जलीय माध्यम से होती है। किस माध्यम से होती है, जलीय माध्यम से होती है। उनके बाद आगे बढ़ते हैं। हर एंजाइम केवल एक विशेष पदार्थ पर ही कार्य करता है। क्या है, एक जितने भी एंजाइम है वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक विशेष पदार्थ पर ही कार्य करते हैं। जैसे एमाइलेज किस पे काम करता है, किस पर काम करता है, स्टार्च पर काम करता है। हर एक एंजाइम का एक उत्तम तापमान और उत्तम पीएच होता है, यानी कि उत्तम तापमान और उत्तम पीएच
होता है। मतलब ज़्यादा ताप या गलत पीएच पर कोई भी एंजाइम क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर का उत्तम तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस उत्तम तापमान। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये हम लोगों ने समझा कि हर एक एंजाइम का एक उत्तम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर और उत्तम पीएच होता है। मतलब ज़्यादा ताप या गलत पीएच पर एंजाइम निष्क्रिय हो सकता है। मानव शरीर का उत्तम तापमान क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग जानते हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है। ये जो एंजाइम है ये काम कैसे करता है। एंजाइम के एक्टिव साइट पर एक सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। एंजाइम के एक्टिव साइट पर एक सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है और एंजाइम अभिक्रिया के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। क्या कर देता है, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है और इससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, अभिक्रिया तेज हो जाती है और सबस्ट्रेट बदलकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम मुक्त हो जाता है और वही एंजाइम खुद नहीं बदलता है बल्कि वो एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर कार्य कर सकता है। यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलता है और मिलने के बाद क्या हो जाता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनता है और एंजाइम मुक्त हो जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, दूसरे सबस्ट्रेट पर वही एंजाइम, ये जो एंजाइम मुक्त हुआ है वही एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट पर भी काम कर सकता है। उम्मीद करते हैं एंजाइम कैसे काम करता है आप समझ चुके होंगे। चलिए इसे फिर से दोहरा दें। एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, एंजाइम क्या करता है, अभिक्रिया को तेज कर देता है। यानी कि एंजाइम अभिक्रिया के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। किस चीज़ को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको, एक्टिवेशन एनर्जी। और हिंदी वाले इसको क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा। और इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, इसको एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या करते देते हैं, कम कर देते हैं और इससे क्या होता है, अभिक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। सबस्ट्रेट बदल जाता है, बदल के क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम इस अवस्था में क्या होता है, मुक्त हो जाता है। और यही एंजाइम स्वयं तो बदलता नहीं है, यही एंजाइम क्या होता है, दूसरे सबस्ट्रेट पर कार्य कर सकता है। चर्चा करते हैं कुछ एमसीक्यू पर। मानव शरीर का सामान्य एंजाइमी अनुकूलन तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन नहीं है। तो हमने पीछे राइबोजाइम के बारे में पढ़ा था, जो जिसका आरएनए स्वयं एंजाइम के जैसा कार्य करने लगता है, उसी को क्या कहेंगे, हम राइबोजाइम कहेंगे। आरएनए, डीएनए, बाकी इन सभी चीज़ों की विस्तृत जानकारी हम लोग अनुवांशिकी वाले चैप्टर में करेंगे। चलिए आगे। एंजाइम की क्रियाशीलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है, किस पर सबसे अधिक करती है एंजाइम की क्रियाशीलता। अभी हम तुरंत पढ़े थे, अपने लोग क्या पढ़े थे, तापमान, उत्तम तापमान और उत्तम पीएच की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं,
क्या होते हैं, इसका क्या काम होता है, तो वो बायो कैटेलिस्ट का काम करता है, जैव उत्प्रेरक, यानी कि अभिक्रिया को क्या करता है, वो तेज कर देता है। चलिए, अधिकांश एंजाइम रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला। आगे हम पढ़ते हैं एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। उससे क्या हो जाता है, जब हम एक्टिवेशन, जब एंजाइम सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है तो अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग एंजाइम के प्रति सामान्य समझ विकसित कर लिए होंगे। अगले क्लास में हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सभी एंजाइमों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उससे संबंधित कैसे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वैसे ही प्रश्नों का हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से अभ्यास करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। नेक्स्ट IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। आप बढ़ें संकल्प से समृद्धि तक। धन्यवाद।